Hello, my dear students. Welcome to SIK Physics. Easy to learn, easy to achieve, and this is your teacher Suhail Ahmed. So, my dear students, हम लोगों ने चैप्टर 3 शुरू किए थे और इसके बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने किए हैं और वहाँ पे मैंने मैकेनिक्स के बारे में और मैकेनिक्स का डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में भी बोला था। यहाँ पे हम लोग नोट्स के हिसाब से देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। इस चैप्टर का नोट्स यहीं से तुम लोग लिख लेना। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पहला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का एक ब्रांच होता है व्हिच डील्स विद द मोशन एंड द फोर्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की मोशन एंड फोर्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है ना कि बड़ा ऑब्जेक्ट जिसको आंखों से दिखाई देता है। छोटा ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। छोटा ऑब्जेक्ट एज फॉर एग्जांपल सॉरी, छोटा ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है एटॉम्स की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का 3 ब्रांच है, उसमें एक ब्रांच है स्टैटिक। सो स्टैटिक क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स का ब्रांच है व्हिच डील्स विद द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तब उसमें जो धक्का लगाएंगे, जैसे एक बिल्डिंग रेस्ट पे है, बाहर से तुम फोर्स लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, कितना धक्का लगाया तुमने, वो सब के बारे में अगर पढ़ेंगे तो ये हुआ स्टैटिक। काइनेमेटिक्स के क्या होता है? ये भी एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होता है व्हिच डील्स विद द मोशन। जो मोशन के बारे में खाली पढ़ेंगे, व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। एक गाड़ी चलने के बाद हम लोग जो उसका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, उसका वेलोसिटी, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि कॉज ऑफ मोशन, फोर्स कैसे लगा, ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपका 2 ब्रांच हुआ। नेक्स्ट एक ब्रांच है, उसका नाम क्या है? डायनामिक्स। सो डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स में हम लोग दोनों पढ़ेंगे, मोशन और कॉज ऑफ मोशन के बारे में दोनों पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका डायनामिक्स। So dynamics, it is the branch of, it is a branch of mechanics which deals with the motion, which deals with the motion and cause of motion. मतलब यहाँ पे अलग अलग ब्रांच किया गया है मैकेनिक्स का। एक ब्रांच बनाया जब ऑब्जेक्ट मोशन पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं है, उसमें जो जो प्रॉपर्टीज, फोर्स कितना लगा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट लेकिन रेस्ट पे होना है तो होगा स्टैटिक। काइनेमेटिक्स क्या है? वहां पे मोशन में जाने के बाद। डायनामिक्स क्या है? दोनों पढ़ते हैं। फोर्स किसने लगाया, कैसे फोर्स लगा, कितना पावर लगा, उसके बाद कितना वर्क डन हुआ, कितना उसका एक्सेलरेशन हुआ, कितना वेलोसिटी हुआ, ये सब हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। अभी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर का मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। कब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट बोलेंगे और कब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन बोलेंगे। मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर एक ऑब्जेक्ट चेंज करता है, चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to the surrounding, with respect to the surrounding, with respect to the surroundings, then the object is said to be, तब हम लोग then the object is said to be at rest.
said to be at motion, not rest, motion. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, मोशन क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, उसका पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे पहला सेकंड में मैं यहाँ था, दूसरा सेकंड में मैं यहाँ आ गया, तीसरा में मैं यहाँ गया, तो मैं क्या करता हूँ, टाइम के साथ मेरा पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, तब मैं बोलूंगा आई एम एट मोशन। रेस्ट कब बोलेंगे, if an object does not change its position with respect to the surrounding, with RESPECT, with respect to the surroundings, then the object is said to be at rest। तब हम लोग ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रेस्ट पे। उसका सराउंडिंग के साथ, जैसे यहाँ पे टाइम के साथ भी हो सकता है और सराउंडिंग के साथ भी हो सकता है। जैसे वहां पे तुम हो और तुम्हारे हिसाब से मैंने मेरा पोजीशन को चेंज किया, एक बार पास में आया और पास में आया और पास में आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू यू, विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तब मैं बोलूंगा आई एम एट मोशन। अगर मैं if an object does not change its position with respect to the surroundings, then the object is said to be at rest। तब जाके ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, the object is at rest। तो ये हो गया रेस्ट और मोशन के बारे में कहानी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। किसी चीज का पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सिस का जरूरत होता है। जैसे यहाँ पे एक एक्सिस दिया, यहाँ पे और एक एक्सिस दिया और यहाँ पे एक एक्सिस दिया, इसका नाम x, इसका नाम y, इसका नाम z। यहाँ पे तीन एक्सिस असल में ऐसे हैं, तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के साथ, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ये एक्सिस ये एक्सिस, इसका बीच एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा ना, ऐसे कैसे दिखाऊंगा, नहीं दिखा पाऊंगा, इसीलिए इसको ऐसे दिखाया। यहाँ पे ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। सो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का नाम होता है, जिसको किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो तीन एक्सिस लगता है उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, so frame of reference, the three mutually perpendicular axes perpendicular तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस which is required, क्यों जरूरत होता है वो, which is required to specify किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन को जानने के लिए। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन को जानने के लिए जो तीन एक्सिस का जरूरत होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट, और DINATE
TE कोऑर्डिनेट सिस्टम। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों एक्सिस को मिला के कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम along with a stopwatch, along with a stopwatch, with a stopwatch stopwatch क्यों? For measuring time, for MEASURING, measuring time, ब्रैकेट में रख दोगे, is known as frame of reference, FRAME, frame of, is known as frame of reference। तो frame of reference का definition क्या होगा? तीन mutually perpendicular axes, the three mutually perpendicular axes which is required to specify, mutually perpendicular axis which is required to specify the position of an object is known as coordinate system। A coordinate system along with a stopwatch is known as, three mutually perpendicular axis होगा, हाँ, is known as frame of reference। तो frame of reference का definition हम लोगों को मालूम हो गया। तीन जो mutually perpendicular axis लगता है to specify the position of an object is known as coordinate system। A coordinate system along with a stopwatch is known as frame of reference। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक चीज शायद ऐसे होगा, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस व्हिच आर रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हिच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम लोगों ने देखा। अभी देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। सो स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच है, जो क्वांटिटी का खाली मैग्नीट्यूड होता है, व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी मतलब ये होता है जो क्वांटिटी का खाली मैग्नीट्यूड होता है, which have only magnitude but no direction, जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है, उसी को आप लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो? एग्जाम्पल मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो ये सब का खाली मैग्नीट्यूड होता है, उसका मास का कोई डायरेक्शन नहीं पूछता, मास कितना है, मास मतलब 2 kg, मास ही मास है। लेकिन यहाँ पे लेंथ जैसे मान लो 2 किलोमीटर, डायरेक्शन कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। एरिया, सो इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं तो यहाँ पे ये होता है द क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी का दोनों होता है, बोथ इमेज, मैग्नीट्यूड भी होता है, बोथ मैग्नीट्यूड व्हिच हैव the quantity which have both magnitude and direction is known as vector quantity। सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है?
जिस क्वांटिटी का दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, एक्सीलरेशन, वेट, फोर्स, एक्सेट्रा। मतलब हम लोगों ने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका खाली वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का क्या है, दोनों है, दोनों है मतलब उसका कौन सी डायरेक्शन पे, जैसे फोर्स मैं बोलूंगा तो तुम पूछोगे सर कौन सी डायरेक्शन पे आपने फोर्स लगाया, धक्का जो दिया है ना सर, कौन सी डायरेक्शन पे धक्का दिया। तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। वन डायमेंशनल मोशन या वन डी मोशन खाली लिख देते हैं, वन डी, टू डी, थ्री डी। वन डी मोशन क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन अगर इफ ओनली वन एक्सिस इज रिक्वायर्ड, इफ अगर खाली एक एक्सिस लगता है, एक्सिस इज रिक्वायर्ड टू specify the position of an object अगर एक ही एक्सिस लगता है स्पेसिफाई करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, then the motion is known as 1D motion और वन डायमेंशनल मोशन। जैसे यहाँ पे खाली एक्स एक्सिस मेरा लगा, ये गाड़ी यहाँ पे, गाड़ी का मोशन यहाँ पे ऐसे है, ये गाड़ी ऐसे चल रहा है, तो इसका पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे खाली एक ही एक्सिस का जरूरत होगा, यहाँ से कितना गया, ये एक्स एक्सिस हो सकता है। गाड़ी अगर वाई एक्सिस की ओर भागेगा, गाड़ी अगर मान लो गाड़ी या कोई एक ऑब्जेक्ट इधर भागेगा, इसका इधर भागेगा तो वाई एक्सिस का जरूरत हुआ। इसी तरह जेड एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस का अगर जरूरत होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा सर, अगर दो एक्सिस का जरूरत होता है तो इसको तुम लोग लिख लेना, टू डायमेंशनल मोशन क्या लिखोगे, इफ टू एक्सेस आर रिक्वायर्ड to specify the position of an object, object, then the motion is known as two dimensional मोशन। क्या बोला मैंने माय डियर स्टूडेंट, अगर दो एक्सिस का जरूरत होता है तो टू डायमेंशन, अगर तीन एक्सिस का जरूरत होता है तो थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन इफ थ्री एक्सेस are required to specify the position, then the motion of an object is known as three dimensional motion। ये लिख लोगे तुम लोग। If three axis, एक एक्सिस लगेगा तो वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन कैसे होगा सर, टू डायमेंशनल मोशन में कहाँ दिखाऊं, हाँ यहाँ दिखा देता हूँ। टू डायमेंशनल मोशन जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन,
ये YZ प्लेन, ये ZX प्लेन। मतलब तुम्हारा घर का कोना जो होता है ना, तीनों वॉल जहाँ लगता है, तो यहाँ पे 3 एक्सिस है, तो 3 प्लेन, एक वॉल एक प्लेन, 2 प्लेन और 3 प्लेन। दिखाई समझ में आ रहा है ना, 3 प्लेन जहाँ कट करता है तीनों एक्सिस जाके उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे मूव हुआ, तो इसका पोजीशन को जानने के लिए, ये इसका पोजीशन क्या है, तो मुझे पहले एक्स एक्सिस पे जाना होगा। जैसे यहाँ पे 2 मीटर में गया, उसके बाद मुझे वाई एक्सिस में जाना होगा और 2 मीटर। तो यहाँ पे दोनों एक्सिस का जरूरत हुआ मुझे, तो ये 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल कैसे होगा, ऐसे देखो, ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है, तो 3 डायमेंशनल एक्सिस कोई एक ऑब्जेक्ट इधर है, तो थर्ड एक्सिस ये है ना आपका जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो तुम क्या करोगे, पहले वाई एक्सिस पे जाओ, इस एक्सिस पे जाओगे, उसके बाद जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस एक्सिस पे गया, फिर ऊपर जाएंगे, फिर इधर आएंगे। तो तीनों एक्सिस का मुझे जरूरत हुआ, इधर गया फिर इधर आया, क्योंकि ये हवा में है। एक एरोप्लेन का पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे तीनों एक्सिस का जरूरत होना चाहिए, जरूरत पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन। तो ये हो गया 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, और यहां लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव होना, डिस्टेंस मतलब जस्ट पाथ लेंथ। जैसे मैं अगर बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो इसका बीच में जो ये पाथ लेंथ होता है ना, इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अगर कोई चीज डिस्प्लेस हुआ, जैसे ये चौक यहां से यहां मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, या फ्रॉम बी टू ए मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस क्या बोलेंगे, इट इज द पाथ लेंथ। अगर नंबर 1 लिखना है तो इट इज द पाथ लेंथ। सो ये क्या है, पाथ लेंथ है। यहाँ पे ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, इट इज द, तुम लोग ये जानते हो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट पहला इतना किलोमीटर ऊपर में गया, फिर नीचे आया, तो इसका पथ लेंथ कितना हुआ सर, जाने में 2 मीटर, दो मीटर, मान लो 2 मीटर, आने में 2 मीटर, तो टोटल पथ लेंथ कितना होगा, 4 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट गया फिर घूम के आ गया ना। तो जैसे पथ लेंथ, इसको और एक अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहां से एक ऑब्जेक्ट इधर 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 होके इस पॉइंट पे गया, तो इसका पाथ लेंथ कितना होगा, ये टोटल ऐड करेंगे, ये होगा उसका पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट खाली यहां से यहां, डिस्प्लेसमेंट खाली यहां से यहां। तो ये होता है पाथ लेंथ और ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये देखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए SCALAR, स्केलर क्वांटिटी। ये हम लोगों को मालूम है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको कुछ डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। पाथ लेंथ कितना लंबा है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 किलोमीटर, खाली पाथ लेंथ ही जानना है। लेकिन इसके लिए डायरेक्शन का जरूरत है कि मैंने डिस्प्लेस किया कहां से कहां तक, कौन से डायरेक्शन पे मैं मूव हुआ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन पे मैं मूव हुआ, ये जरूरत होता है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 3, इसका यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस
is meter per second, सॉरी द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। यहाँ पे भी इसका यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। यहाँ पे इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस नहीं हुआ, ये सिमिलरिटी लिख दिया मैंने यहाँ पे, जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ तुम लोगों को समझने के लिए कि दोनों का यूनिट एक ही होता है। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे ये बोल दिया। हाँ, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट ये क्या होता है, ये तुम लोगों को मालूम है, it may be positive, negative और zero, may be positive, negative और zero। सर जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है? अच्छा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, इधर देखो। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ए से बी तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट ए से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए से बी गया है, फिर बी से घूम के ए तक आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ। खाली ए से बी तक जाता तो पॉजिटिव बोलते, बी से घूम के ए में आ गया है तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट, जहां से गया था फिर घूम के वही जगह पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर ये इधर थोड़ा आ गया, इधर थोड़ा आ गया तो डिस्प्लेसमेंट अभी इस साइड पे नेगेटिव हो गया। सो इस साइड में अगर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, सो इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मान लो एक न्यूमेरिकल, एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम लोगों ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दे देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो क्वेश्चन ऐसे है, ए मैन मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कितना मीटर गया, 3 मीटर। ए मैन मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट में उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, पाथ लेंथ, पाथ कितना है, इतना प्लस दिस, सो द डिस्टेंस इज कितना होगा, 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। ये इतना इसका डिस्टेंस हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट, इस पॉइंट से शुरू किया था ना, इसका शॉर्टकट लाइन ये होगा। सो दिस शॉर्टकट लाइन इज OA इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो क्या होगा, दिस बेस स्क्वायर लंबो स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर इक्वल टू अतिभुज स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, देयरफॉर हाइपोटेन्यूस इक्वल टू √/of 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना होता है, √25, तो 25 मतलब 5 मीटर। सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन। तुम लोग यहां से मैं जैसे बोला हूं, इसका क्वेश्चन ऐसे लिख लेना। यहां पे देखो, ए मैन moves through the circumference of a circle whose radius, एक आदमी circumference of a circle गया, एक सर्कल का जिसका रेडियस होता है r, इसका यहाँ पे 4 पोजीशन का यहाँ पे उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो, पोजीशन A B C D। क्वेश्चन कैसे होगा, a man moves through the circumference of a circle whose radius is r,
he started from the point A towards B, C, D, A. Find the position, find the distance and displacement at B, C, D. ये तीनों जगह पे उसका क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. सो एट बी, फर्स्ट एट बी, बी में देखो ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल. टोटल होता है तो कितना, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस पाई आर. ठीक है ना. यहां से अगर घूम के यहां आता तो कितना लगता है, ट्वाइस पाई आर. लेकिन यहाँ पे कितना पार्ट हुआ, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ए बी निकल जाएगा. ए बी, ये जो कर्व है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक, इससे इसको डिवाइड दो. सो पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2. सो ये है पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2. ये भी है पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2. ये भी है पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2. ये भी है पाई आर बाई 2. समझ में आ गया, सभी है पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2. सो एट बी में उसका डिस्टेंस कितना है, इतना है पाई आर बाई 2. द डिस्टेंस इज, द डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, पाई आर बाई 2. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट, यहां से यहां कार्यप्रस्थ से गए ना, हम लोग शॉर्टकट ले लेंगे, यही होगा डिस्प्लेसमेंट. सो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब ए भी निकालना है मुझे. ये डिस्प्लेसमेंट, ये 90 डिग्री है, ये अगर आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है. ये सेंटर से गए ना, सेंटर से रेडियस सर्कल का सेम होता है, तो ये अगर r है तो ये भी तो r है. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 2 r स्क्वायर. ठीक है, रूट ओवर 2 r स्क्वायर. कहां पे निकाला, एट बी पे निकाला. एट सी पे कितना होगा, एट सी, एट सी डिस्टेंस इक्वल टू, सी में यहां से यहां गया, सो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, ये पूरा लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है ना. ए टू बी कितना है, पाई आर बाई 2. बी टू सी कितना है, पाई आर बाई 2. तो पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2. सो पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, बोलो. 2 2 ले लो एलसीएम, ऊपर में ट्वाइस पाई आर, ये कैंसल, सो खाली पाई आर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट यहां से ऑब्जेक्ट यहां गया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये शॉर्टकट रास्ता होगा. ये कार्बो वाला रास्ते से गया है तो पाथ लेंथ, डिस्टेंस, लेकिन ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट. तो ये r है तो ये r है, ट्वाइस r. तो डिस्प्लेसमेंट r प्लस r ट्वाइस r. तो हम लोगों ने कौन सा पोजीशन निकाला, एट बी, सी, एट डी. डी में देखो, यहां से जाके ये, तो ये पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, तो कितना होता है. सो एट डी डिस्टेंस इक्वल टू पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2, तो कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 3 पाई आर बाई 2. सो 3 पाई आर बाई 2. सो ये हुआ उसका डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस पॉइंट पे निकाल है ना, तो ये शॉर्टकट मार दो. तुम यहाँ से यहाँ घूम के गए हो, शॉर्टकट जो होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, ये अगर r है, ये अगर r है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू
इस साइड इरेज कर दूं? हाँ कर देता हूँ। So displacement ये है ना एडी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के गया है तो पाई आर बाई टू पाई आर बाई टू पाई आर बाई टू 3 पाई आर बाई टू, लेकिन ये जो शॉर्टकट होगा ये है रूट ओवर दिस बेस स्क्वायर प्लस लंबो स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर। सो दिस इज रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ट्वाइस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अभी इस पॉइंट पे घूम के आ गया है तो एट ए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पहले डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस यहां से जाके पूरा घूम के आ गया तो पाई आर बाई टू पाई आर बाई टू पाई आर बाई टू पाई आर बाई टू मतलब ट्वाइस पाई आर। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो हो गया ट्वाइस पाई आर, डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्यों जीरो है? सर ये ऑब्जेक्ट यहां से जाके फिर घूम के फिर इधर आ गया तो इस पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। सो ये था हम लोगों का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग बाकी सब पढ़ेंगे। मजे से फिजिक्स को सीखो। थैंक यू वेरी मच।